कहाँ आधी जनता इधर कहाँ गई है? भैया टाइम पे आ जाओ, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, नवंबर में हमारे पास डेडलाइन आ गया है सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, मेरा नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस अब लगनी चालू हो जाएंगी, सैटरडे संडे दोनों दिन लगाऊंगा अभी। ठीक है, नवंबर में मेरा वाइंड अप हो जाएगा ताकि सर्वेश सर एंटर कर जाए फिजिकल के लिए। हाँ, उसके पहले मेरा प्लानिंग है। अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहा, सैटरडे संडे की क्लास रही, तो 10 नवंबर लास्ट डेट मैंने दिया है अपने एंड से। ठीक है, चलिए एनीवे अब शुरुआत करने जा रहे हैं। सुनिए, बिना उड़ाए अगर हम बात करें कि सैटरडे संडे जो आ रहा है, इसमें 2 सैटरडे संडे तो लगेगा ही। जैसे मतलब मान लो अपनी हफ्ते में 2 क्लास आती थी, तो महीने में आती थी 4 हफ्ते यानी 8 क्लास। मैं क्या कह रहा हूं, 4 तो सैटरडे की बढ़ा लो, उसमें 8 4 12। ठीक है, और 2 संडे और बढ़ाओ, 2 संडे जिस दिन आपका टेस्ट नहीं रहेगा उसमें, सैटरडे को है टेस्ट, तो संडे को बुला लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे, 14 क्लास अगर मिल गई, 14 14 28, तो 28 में मेरा निपट जाएगा पूरा। ठीक है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 7 8 लेक्चर लेगा आपका कोऑर्डिनेशन, 4 5 लेक्चर लेगा डीएनए ब्लॉक, और उसके बाद से 4 5 लेक्चर लेगा आपका पी ब्लॉक, और उसके बाद बचा हुआ जो लेगा वो सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अगर मैं एक डेडलाइन मान के चल रहा हूं कि सॉल्ट एनालिसिस मिड तक, 10 नवंबर तक खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें यह है कि थोड़ा सा आप लोग भी सतर्कता दिखाइए, टाइम से आइए, टाइम से अपना मतलब वो करिए। एनीवे हम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है, वो छुट्टी रहे ना रहे मैं आऊंगा यहाँ पे, और जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। समझ रहे हो? चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर देखिए सुनिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज हमने बात किया था एप्लीकेशन ऑफ डी की। किसकी बात किया था? एप्लीकेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के यूज के बारे में बात किया था। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज ऑफ डी ऑर्बिटल की चर्चा की थी। ए शांति से बैठो। दूसरा क्या होता है? बेंट रूल। हम बेंट रूल भी खत्म कर चुके थे। उसके बाद आए थे हम किसके ऊपर? ड्रैगो रूल। किसके ऊपर आए थे? ड्रैगो रूल। हमने ड्रैगो रूल भी खत्म कर दिया था। चौथा हम आए थे वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बोलता है क्यों नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो जरूर बदलेंगे। वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। अब वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन दो जगह पढ़ना था, एक सॉलिड स्टेट और एक कहां पढ़ना था? कौन सी स्टेट में? फ्री रेडिकल। और वो जो आंसर है, वो आंसर जो होगा ए होगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, वो जीरो ओवरलैप वाला जो आंसर है ना, वो आंसर ए ही है। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन मत पाल लेना। फ्री रेडिकल, समझ रहा हो मेरी बात को? फ्री रेडिकल है ना, जो आंसर की में है वही करेक्ट है, 100% करेक्ट है वो। ठीक है, इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं कि जेई में उसका रेफरेंस भी है, जेई का ही सवाल है वो। ठीक है, उठाया गया है जहां से, वो आंसर ए ही होगा उसका, डी नहीं होगा। अगर कंफ्यूज हो तुम लोग जीरो के साथ, तो मैं बता दूं वो जीरो आंसर नहीं होगा, उसका आंसर होगा 1। ठीक है, एनीवे अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट और फ्री रेडिकल, अब उसके बाद से अगर हम बात करते हैं पांचवा, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। किसकी बात करने जा रहे हैं? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। हम बात करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज की। जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं सबसे पहली चीज अगर आपकी बात करता हूं यहाँ पे एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग में, तो याद रखिए कि कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, या फिर एग्जिस्टिंग या नॉन एग्जिस्टिंग के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से रीजन है, तो मेरे भाई 3 मुख्य कारण है। कितने कारण है बोलिए जल्दी? 3। पहला कारण जो होता है, पहला कारण होता है एबनॉर्मल कोवैलेंसी। पहला क्या होता है बोलिए जल्दी? एबनॉर्मल कोवैलेंसी। क्या होता है बोलिए जल्दी? एबनॉर्मल कोवैलेंसी। अगर हम बात करें मेरे भाई दूसरा कारण क्या होता है, तो पहला होता है एबनॉर्मल कोवैलेंसी। पहला क्या होता है? एबनॉर्मल कोवैलेंसी। समझ रहे हो? दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, तो दूसरी चीज होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है बोलो जल्दी? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है बोलो जल्दी? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेरिक वर्ड मतलब होता है साइज, और हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रिपल्शन। साइज की वजह से लगने वाले रिपल्शन को अपन कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं बोलिए जल्दी? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और तीसरा जो रीजन आता है, तीसरा जो निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? दैट इज यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। किसकी बात करते हैं बोलिए जल्दी? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल।
मेरे भाई कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके हजारों रीजन हो सकते हैं। कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके कितने रीजन हो सकते हैं? हजारों। कितने रीजन हो सकते हैं? हजारों। पहला रीजन उनमें से कौन सा है बोलिए जल्दी? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। दूसरा रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। और तीसरा रीजन कौन सा है? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। मान लीजिए किसी को 4 बॉन्ड बनाना था तो उसको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत थी? 4। एक एस 3 पी का उपयोग करेगा, मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन अगर उसको 5 या 5 से ज्यादा बॉन्ड बनाना है तो उसको किसका यूज करना पड़ेगा? डी का। तो आप लोगों ने सुना होगा PH5 कभी नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने सुना है PCl5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? आपने कभी नहीं सुना होगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो, कि XeH4 को आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप XeF4 हमेशा सुनते हो। आप SF6 हमेशा नाम सुनते हो, लेकिन SH6 कभी नाम नहीं सुनते हो। रीजन क्या है? कि भैया देखो, जब 4 या 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाना होता है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ता है? डी ऑर्बिटल। तो कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको कितने रीजन पता होने चाहिए? कितने पता होने चाहिए? 3। कितने पता होने चाहिए? 3। पहला रीजन क्या है? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। दूसरा रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। और तीसरा रीजन क्या है? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। पहला रीजन क्या है? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। दूसरा रीजन, तीसरा, पहला रीजन क्या है? दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, फिर से बोलो, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। ये टोटल 3 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं बोली जल्दी? 3। पहली बात कौन सी है? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। दूसरा क्या है? तीसरा कौन सा है? 3 रीजन होते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे शुरुआत किससे करने जा रहा हूं? एबनॉर्मल कोवेलेंसी से। यहाँ पे देखिएगा जरा गौर से। सबसे पहली रीजन कहां शुरू होता है? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। कहां शुरू होता है बोलिए जल्दी? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। कहां से स्टार्ट होता है? एबनॉर्मल कोवेलेंसी। सर आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताए थे और कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट बताए थे। जैसे यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन हो जाता है यहाँ पे? फ्लोरीन। खैर ले सकते हो आप, फ्लोरीन ले लो, फिर क्या ले लो? क्लोरीन ले लो, ठीक है। क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड। सल्फर कौन से पीरियड का? थर्ड। फॉस्फोरस कौन से पीरियड का? थर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिलिकॉन कौन से पीरियड का है? थर्ड। अच्छा एक बात तो, अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है? थर्ड। आप लोगों को पता है सर, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सेकंड में केवल पाया जाता है 2s एंड 2p। क्या पाया जाता है? 2s एंड 2p। यानी ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। और p के जरिए कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। 3 एक टोटल कितना हुआ? 4। 4 से ज्यादा क्या ये बॉन्ड बना पाएगा? क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल नाम की चीज है ही नहीं। लेकिन जब थर्ड पीरियड के पास जाओगे तो इसके पास क्या होता है? 3s, क्या होता है? 3p, और क्या होता है? 3d। एक क्या होता है? 3s, 3p, 3d। एस के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 1। पी के पास कितने हैं? 3। डी के पास 5। 5 3 8 1 9। क्या 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है या नहीं? लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन क्या सेकंड पीरियड के बना सकते हैं? उनके पास वो क्या चीज मिसिंग है जो थर्ड के पास है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, जो किसके पास है? थर्ड के पास। लेकिन क्या सेकंड के पास है? तो कहा जाता है सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्या बोला जाता है बोलिए जल्दी? सेकंड, क्या बोला जाता है? सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या बोला जाता है? कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है? थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज, अब आगे बोलो, दे हैव प्रेजेंस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। क्या बोला मैंने? बोल जल्दी, मोर देन 4। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ, क्या बोलो बोलो? दे हैव प्रेजेंस ऑफ, आगे बोलो ना, दे हैव प्रेजेंस ऑफ व्हाट? दे हैव प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो इनके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ रहा हो मेरी बात को?
थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बोलिए जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बोलिए जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होता है, 3d। समझ रहे हो, इसके जरिए ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं सबसे पहले नोट करता हूं यहाँ पे। एक तरफ मैंने लिखा एग्जिस्टिंग और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, नॉन एग्जिस्टिंग। एक मैंने लिखा क्या, एग्जिस्टिंग, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, नॉन एग्जिस्टिंग। सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक बात बताइए, क्या बोरॉन 6 बॉन्ड बना सकता है? आप मुझे सोच के बताइए, क्या बना सकता है? नहीं बना सकता है। एनसीईआरटी माता रानी के अंदर लिखा गया क्लास 11 के अंदर कि Bf6-3 डू नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखा गया, Bf6-3 डू नॉट एग्जिस्ट। अगली बार भगा दूंगा मैं, याद रख लेना। सो क्या है करो घर से। इधर देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, क्या लिखा गया है बोलिए जल्दी, Bf6-3 डू नॉट एग्जिस्ट। कहां पे लिखा गया है, एनसीईआरटी क्लास 11 पी ब्लॉक के अंदर। और वहीं पे लिखा जा रहा है कि भाई AlF6-3 जो होता है ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर हम बात करें कि बोरॉन जो है ये 6 बॉन्ड नहीं बना रहा है लेकिन अल्युमिनियम बना रहा है। रीजन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 while third period element can show covalency more than 4। यानी ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ऊपर वाला 4 से ज्यादा बॉन्ड। अब यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, इसी तर्ज पे हाजिर है, क्या कार्बन कभी 6 बॉन्ड बना सकता है क्या बेटा? तो इसीलिए कहा जाता है CF6-2 डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला जाता है, CF6-2 डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम बात करें SiF6-2 विल एग्जिस्ट, कहा जाता है ये एग्जिस्ट करता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है, इसीलिए कहा जाता है NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या PCl5 विल एग्जिस्ट और नॉट? विल एग्जिस्ट। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं, आपसे कहा गया कि मान लीजिए OF6 विल नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला जाता है, OF6 विल नॉट एग्जिस्ट, लेकिन SF6 विल एग्जिस्ट। अरे हाँ ना बोलो भाई। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बहुत सारे बच्चों को इस बात में समस्या हो जाएगी, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस बात में समस्या हो जाएगी, सर इस माइनस का मतलब क्या होता है, ये माइनस आता कैसे है? दरअसल मैं आपको बताता हूं, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप बस इतना समझिए कि ग्रुप नंबर आपको पता है ना, 13, 14, 15, 16, ये पता है कि नहीं पता है? अगर मैं आपसे बात करूं कि लास्ट का नंबर किसके बारे में बता देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6। अगर ग्रुप 17 में बात करें तो 7, ग्रुप 18 में बात करें तो 8। ऐसा अगर हम बात करें, यहां 17 ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7। 18 ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8। बखूबी आप लोग जानते हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बोरॉन जो है, बोरॉन की बात करते हैं तो ये बोरॉन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है, कार्बन। ये कौन सी फैमिली है, ये बोलिए, ये बोलिए, हीलियम, नियॉन। ठीक है, नियॉन आता है बेसिकली इनके सामने, तो कौन आता है, नियॉन। नोबल गैसेस आते हैं। सुनिएगा जरा गौर से, मैंने कहा बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन बताइए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन है ये बताइए, खुद के अपने इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अरे बोलो भाई, ये बोरॉन के 3 खुद के अपने इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, 1, 2, 3, ये अपने खुद के हैं या नहीं है? अब एक बात बताओ, इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? एक बात सोच के बताना, अभी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। लेकिन बना कितने रखे हैं? इसका मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, यानी इसने छीन के बॉन्ड बनाया। बोलो हाँ या ना? तो वो -3 का मतलब ये हुआ कि इसने जो 3 बॉन्ड है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी से मांगा है। क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन मांगा है। ये 3 इलेक्ट्रॉन पे इसका अपना हक नहीं है, इसने किसी से लिया है। जैसे दूसरा एग्जांपल, चलो Bf6-3 तो बनता ही नहीं है, लेकिन Alf6-3 तो बनता है। तो इस बात को समझाते हैं। एक बात बताइए, अल्युमिनियम, बोरॉन के नीचे कौन आता है, अल्युमिनियम। कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के, हाँ या ना? अब सुनना, अल्युमिनियम के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, सोच के बताओ, 1, 2, 3। पक्की बात है? तो अच्छा, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव, क्या बनता है उनके साथ, सिंगल। क्या बनता है बोलिए जल्दी,
क्या बनता है, सिंगल। ये बना लिया, नो डाउट, मैंने मान लिया कि ये Lf3 बन गया। अब एक बात बताओ, एक्चुअल में ये 3 फ्लोरीन से जुड़ा है या 6 फ्लोरीन से? 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ये बताओ। ये कितने फ्लोरीन से जुड़ा है, बोलो जल्दी, 6। तो ये जो अगले 3 फ्लोरीन है, ये बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किसका था, ये किसका था, ये अल्युमिनियम का नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये वाला येलो वाला, समझ रहे हो? ये इसने किसी से छीना है, या तो इसने किसी से उधार मांगा है, या फ्लोरीन से ही लिया है, लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है बताना जरा आपने, 3। तो सर पे क्या चार्ज आ गया, -3। क्या बात समझ में आई या नहीं है? जैसे सिलिकॉन SiF6 है। अब एक बात तो, सिलिकॉन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन उसने बॉन्ड कितने लोगों से बना रखा है, कितने लोगों से बना रखा है, 6। 6 लोगों से बनाने का मतलब क्या हो गया, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा। ये मान लो ये एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और ये क्या हो गया, चौथा। अब बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन बताना जरा, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या अपने खुद के हैं या किसी और के हैं, ये बताइए। किसी और के हैं या नहीं है, ये मुझे बता। और वो किसी और के हैं, तो यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बताना जरा, -2। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, वो आगे चल के अभी काम आने वाला है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, BF4-। क्या सुना होगा, BF4-। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है सर, कि मान लीजिए बोरॉन है, बोरॉन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। यानी कि ये 3 फ्लोरीन यहां जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये बताइए। 3 फ्लोरीन जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 फ्लोरीन जुड़ेंगे। लेकिन अगर चौथे फ्लोरीन को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो किसके पास नहीं होता, बोरॉन के पास। यानी कि ये किसी से छीनेगा, भीख मांगेगा, जो करना है करेगा, तभी ये फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है, आप मुझे ये बताइए। तो एक कितने इलेक्ट्रॉन इसने छीने, 1। तो सर पे चार्ज कितना आया, माइनस। मैंने आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताते वक्त बताया था, अगर नेगेटिव, अगर नेगेटिव, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम को दे देना। अरे हाँ ना बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? तो जनरली लोग -3 -2 में कंफ्यूज होते हैं। भाई मेरे एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने माना इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने माना तुम्हारी बात कि भाई इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है इनके, लेकिन खाली कटोरा तो है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अरे है या नहीं है, खाली कटोरा, उसमें इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है ना, बोलो। तो इसीलिए कहा जाता है थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास खाली d ऑर्बिटल होता है। तो माना उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लाके दे उनको, तो वो लेने से मना करेंगे या ले लेंगे, ये मुझे ले लेंगे। लेकिन सेकंड पीरियड वालों के पास ये सहूलियत ही नहीं है, इसीलिए तो कहा जा रहा है सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वेकेंट d ऑर्बिटल। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? अरे बोलो भाई, ओ अंकल, क्लियर हुआ तो बोलो। समझ, पैसा दियो भाई, वसूलो पूरा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम बात करें, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल, while the third period element can show covalency more than 4 because they have presence of vacant d orbital। इलेक्ट्रॉन ना सही बट ले तो सकता है ना भाई। अब आइए एनीवे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये रहे वो एग्जाम्पल, ये रहा अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको नोट कर लेंगे। पहली चीज देखिए, एबनॉर्मल कोवेलेंसी हुई। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन इस मोहब्बत को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है, क्या बोला मैंने, फास्फोरस को क्लोरीन पसंद, क्या बोला मैंने, वेट 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 एंड वॉच, मैंने क्या बोला, फास्फोरस को क्या पसंद है, क्लोरीन। सबको क्या पसंद है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेताज बादशाह पसंद है, लेकिन फास्फोरस को हमेशा मोहब्बत, आज नहीं बहुत पहले से राजकुमारी कल्लो के साथ ही है। सर मैं आपको ऑर्गेनिक के एक रिएक्शन के जरिए इस बात को प्रूव करूंगा इस बात को, लेकिन अभी मेरी बात को सुनिए इनऑर्गेनिक के नजरिए से। अगर मैं आपसे बात करूं, सबको फ्लोरीन पसंद है, लेकिन एकमात्र फास्फोरस है जिसको क्या पसंद है, बोलिए जल्दी, क्लोरीन। बात आती है स्टेरिक हिंड्रेंस की, और जब बात चलती है स्टेरिक हिंड्रेंस की, तो यह समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर स्टेरिक शब्द का मतलब क्या है। तो अगर स्टेरिक शब्द का मतलब पे अगर हम ध्यान दें, तो स्टेरिक का मतलब होता है साइज। क्या होता है दोस्त, साइज। क्या होता है, साइज। हिंड्रेंस का मतलब होता है रिपल्शन। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रिपल्शन।
बड़े मोटे लोगों के होने की वजह से जो टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन आता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है, बाकी सबको फ्लोरीन पसंद है। आप हमेशा लाइन गुनगुनाते रहेंगे, रास्ते में जाते रहेंगे, तो आप पूरे रास्ते भर क्या बोलते हुए जाएंगे, फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है, बाकी सबको फ्लोरीन पसंद है। क्या बोला मैंने, फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है, बाकी सबको फ्लोरीन पसंद है। फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है और फ्लोरीन पसंद है। क्या बोला मैंने, फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है और बाकी सबको फ्लोरीन पसंद है। फास्फोरस को क्या पसंद है, क्लोरीन। या देखना यहाँ पे तुमको मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है, सुनना। पहले मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ, फिर इधर डायग्राम ड्रॉ करके समझा दूंगा। यहाँ पे सुनना जरा गौर से, मैंने क्या, फास्फोरस को कौन पसंद है, बोलो जल्दी। आपने PCl5 का नाम सुना है कि नहीं सुना है, सुना है कि नहीं सुना है, ये बताओ। अच्छा, PCl6- का भी नाम सुना है, नहीं सुना है, नहीं सुना है तो क्लास 11 पी ब्लॉक में जाके चेक, क्लास 12 पी ब्लॉक में जाके चेक कर लो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट में भी PCl5 के दौरान करवाया था। PCl4 बनता है और PCl6- बनता है। आपने PCl6- का नाम सुना, लेकिन आज तक आप मुझे एक बात बताइए, आज तक एक बात बताइए, वहीं पे आप पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, खोलिए तो जरा, खोलिए तो, बोलो, खोलिए। वहां पे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। अरे दीदी, नोट्स इनका है, बताना मास्टर को पढ़ रहा है, नहीं लिखी हो। वाह, अरे वाह, वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, सारे लोग एक बार, वाह दीदी वाह। एक बार बोलना है, समझ रहे हो, भूल गए क्या तुम, इधर आओ। तुम लिखी हो, कहाँ लिखी हो, एग्जाम्पल कहाँ गया, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे, सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल कहाँ है, ये लिखा है। सुबह सुबह का मतलब, बिहार में सस्ता नशा होता है, मतलब आधा आधा बैच में हम जाते हैं तो लगता है हमको लोग मतलब कुछ ना कुछ नशा लेके आते हैं। ये देखो ना, लिखा हुआ है भाई, PCl5 सॉलिड को तोड़ोगे तो PCl4+ बना, और PCl6- एनसीईआरटी क्लास 12 में लिखा गया है। अरे यार, तुम लोग इतना हल्के मत लिया करो भाई, एनसीईआरटी में दिया गया है। एक तो एनसीईआरटी के नाम पे तुम्हारे साथ अलगे स्कैम हुआ है हर साल वाईटी पे। पी ब्लॉक, एनसीईआरटी क्लास 12, वाह क्या, सुनो, तुमसे बढ़िया है कम से कम गधो। आज जितना पढ़ा रहे पी ब्लॉक में जाके रोगे तो रोते रहना, हम तो कुछ ना बताने वाले वहां पे। यहाँ पे देखो, वहां पे जाके रोते रहना है। अब देखो, अब तुमको हम पहले बता देना, आधा पी ब्लॉक यहीं से निपट रहा है, समझ रहे हो। अब अगर इधर पहले देख लो, ये रात में ये बताया था तुमको, यहाँ पे H2O H2S H2SC और H2T, इसमें एंगल का सवाल, ये देखो एंगल का 104 92 91 90। अब कहोगे कहाँ है ड्रैगो रूल, तो बस घुस गया ड्रैगो रूल। अब फिर उसके बाद करते रहना, और दिखाता हूं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन याद रखना कि मतलब जिस दिन तुमसे OF2, इन केस ऑफ OF2 पढ़ना पूरा समझ में आएगा, फिर तुमको ये बात, ये भी पढ़ा चुका है मास्टर। ठीक है, इसके बाद से आगे आ जाओ। OF2 OCl2 भूल गए, OH2 एगो सवाल कराया था। अरे लो, मजा लो, तुम्हारा मजा लेगा एग्जाम बेटा, समझ रहे हो, जिस दिन मजा लेगा उस दिन मजा आएगा, समझ रहे हो, उस दिन बैठ के रोना हम भी देखेंगे। देखो PCl5 का एक्सियल इक्वेटोरियल बताया था कि PCl5 सॉलिड के बारे में लिखा है। अब तुम कहोगे सर कहाँ है, तो कहाँ है, तो कहाँ है, समझ रहे हो। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, हाँ? अरे सुनो तो, अरे वहीं लाए हैं, रुको। इन गैसियस और लिक्विड फेज इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज shown. The three equatorial PCl bond are equivalent while two axial bonds are longer than equatorial bond. करोड़ों का पेज, और जाके एगो सवाल देखो, लिखा है PCl5 is symmetrical और रेगुलर वाला, जाके देखो वो सवाल इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए था। This is due to the fact that axial bond pair suffers more repulsion as compared to equatorial bond. अब तुम समझते रहो एक्सियल बड़ा है या इक्वेटोरियल, और नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चल रही है ना दुनिया, एक ड्रॉप निकला एक और निकलेगा,
समझ रहे हो? इधर से OMR देना, उधर से नेक्स्ट ईयर का फॉर्म देगा तुमको। समझ रहे हो मेरी बात को? कुंभ मेला लगता ही है हर बार, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे इन सॉलिड स्टेट, अब देखो अब तुमको हम बता देना है PCl5 सॉलिड। मैं तुमको कहा था हर एक चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है? इन PCl, अब देखो अब इतना वक्त नहीं रह गया बेटा, मैं तुमको एक एक चीज दिखाता चलूं, कुछ तुम भी तो करो यार। तुम्हारा सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए औरों का भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो तुम मेरी प्रायोरिटी में कहाँ पे हो? तुम मेरी प्रायोरिटी में सबके बराबर हो। तो मैं सबके बराबर ना, तो भैया सबके बराबर में सिलेबस भी देखना पड़ता है, बिना सिलेबस पढ़ाए सिलेक्शन हो जाएगा? तो सिलेबसों निपटाना है, कुछ काम अपने एंड से भी करो। तो मैंने तुमको बोल दिया एनसीईआरटी में एक एक बात लिखी हुई, और जितना बात हमने लिख दी वो पत्थर की लकीर है, कोई काट नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं। और जिस दिन तुमको लगे ना कि हाँ ये गलत बात लिखी हुई है या इस पे थोड़ा भी संशय है ना, आना हमारे पास 10 गो रेफरेंस देंगे, कम से कम 10 गो, इंटरनेशनल किताब से लेके तुम्हारी एनसीईआरटी तक 10 गो रेफरेंस देंगे, और जाके पढ़ के चेक कर लेना, ठीक है? तो ये बात है कि रातें बहुत काली की हैं, इसलिए बहुत तरीके से मैं बोल रहा हूँ। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, नोट्स में जितना लिखाया जा रहा है लिख के जाओ, तुम मॉक्स देके देखोगे, तुमको ये फील आएगा कि मास्टर ना हर एक पॉइंट को एकदम इंपॉर्टेंट हमें मार्क करा रखा है, यही आएगा, यही पूछा जाएगा, यही यहाँ से वो किया जाएगा। ऑल थैंक्स टू दो लोगों को अपने जीवन में, एक तो हमारे गुरुजी और दूसरा हम बताएं एक बात, किताबों को बहुत अच्छी मित्रता की है मैंने 2014 से लेके ऐसा, मतलब तुम आके स्टैंडर्ड बुक्स जो भी होंगी ना, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी तुम्हारे, आके हमारी लाइब्रेरी मतलब हमारा घर में एक कमरा है जिसमें किताबें भी पड़ी रहती हैं। 4 गो कमरा है, एक कमरा में हम रहते हैं, एक कमरा में मतलब स्टूडियो वाले में ही हम रहते हैं जनरली, मेरा मैक्सिमम टाइम बीतता है। बाकी आप पूछना, एक रूम खाली रहे, 2 रूम तो इसी खाली पड़ा हुआ है। एक रूम में केवल क्या पड़ा हुआ है, किताबें और मेरे कपड़े पड़े होते हैं, इधर कुछ फेंका है, इधर कुछ फेंका है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन किताबें आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई जितना मार्क करा देता हूँ, अब दीदी को देखो गायब कर दी है। अब मान लो एग्जाम में आ गया तो ये देखो, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड, ये सवाल स्पेशली करवाया था कि तुम्हारा ध्यान यहां से ना उतर जाए। आयनिक सॉलिड मैंने मार्क करवाया था, कोवेलेंट लिखेगा, सॉलिड के बारे में 4 बात बताई। फिर क्या लिखा है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, इन विच द केटायन PCl4 प्लस इज टेट्राहेड्रल एंड द एनायन PCl6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल। मैंने बोला था मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, और इससे रेफरेंस में मैंने कहा कितने बन सकते हैं वो सब बताए थे तुमको। अब तुम वो करो, मजे लो, तो बेटा मजे लो, तुम्हारा भी एक दिन कह के लेगा मजा। समझ रहा हो मेरी बात को? तो लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर तुम लोग ऐसे करोगे ना, अभी देखना व्हाइट फास्फोरस को भी लिंक करूंगा मैं आगे चल के, ठीक है? तो अगर तुम लोग ऐसे करोगे, टाइम पास करोगे, तब तो करते रहो बाबू, ठीक है? करते रहो तुम भी, हम भी कर रहे हैं, ठीक है? हम अपना सिलेबस पढ़ा कंप्लीट करेंगे, तुम वो करना। तुमको कहा जाता है ना खच्चर, खच्चर तुमको गधा भी नहीं बोलना चाहिए, तुमको खच्चर बोलना चाहिए। जाने तो म्यूल और गिन्नी तक मैं पहुंचना नहीं चाहता, बायोलॉजिकल लेवल पे बड़ा गलत हो जाएगा वो शब्द, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो खच्चरे तक मैं बोल के छोड़ दे रहा हूँ भाई, कि खच्चर को घी नहीं पसता है, समझ रहे हो? वैसे तो घी किसको नहीं पता ही, तो ठीक है, लेकिन वो भी स्वान कहा जाता है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, समझ रहे हो? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी पेट भर भात खाएंगे ये लोग, अल्पाहारी बन रहे हैं, ठीक है? अल्पाहारी गृह त्यागी, हर 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 सैटरडे संडे इनको मम्मी पापा की याद आ जाती है। बेटा मम्मी पापा याद आते हैं या कौन याद आता है, तो सबको पता है, समझ रहे हो? कह भी रहा है यस सर। आपने PCl6 माइनस सुना होगा, लेकिन कभी आप नहीं सुनोगे PBr6 माइनस। रीजन क्या है सर? देखिए दिक्कत क्या है, जैसे ऐसे समझिए, ये रहा P और ये क्या रहा Cl, ये क्या रहा Cl, ये क्या रहा Cl, अरे नहीं सी वो है ना Cl माइनस है ना, सॉरी एक मिनट, तब तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये रहा Cl माइनस, ये रहा Cl, ये रहा Cl। अब सुनना, अभी आपको समझ में आ जाएगा PCl6 माइनस क्यों लिखा है। देखो एक बात तो, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, 15, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 1 2 3 4 5, इसके पास कितने अपने इलेक्ट्रॉन है, बोलिए जल्दी, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने इसने क्या किया है, बोलिए जल्दी, भीख मांगा है, छीना है, जो किया है वो करे ना, हमको क्या मतलब है, समझ रहा हूं मेरी बात को? तो ये जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी, नहीं है। और नहीं है, इस बात को दर्शाने के लिए हमने क्या इसके ऊपर चार्ज रख दिया, -1। क्या रख दिया, बोलिए जल्दी, -1। आपने सुना होगा कि PCl6 ये एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि Cl की साइज कंपेयर टू Br क्या होती है, बोलिए जल्दी, छोटी। क्या होती है, बोलिए जल्दी, छोटी। अब जब छोटी होती है तो साइज छोटी होने की वजह से, साइज छोटी होने की वजह से मेरे भाई,
यहाँ पे टन टनाटन जो होता है वो क्या होता है, कम। यानी साइज छोटी होने की वजह से रिपल्शन क्या होता है, बताइए जरा, रिपल्शन होता है कम। पक्की बात है, साइज छोटी होने की वजह से रिपल्शन होता है कम। लेकिन आप अगर PBr6 माइनस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, PBr6, तो ये रहा Br, ये भी रहा Br, ये भी रहा Br, और ये भी रहा क्या आपका Br। सुनिएगा जरा गौर से, ऊपर भी देखा तो क्या नजर आया, Br, Br नहीं बे Br, समझ रहे हो, और ये Br। अब सुनिएगा जरा गौर से, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो किसके खुद के, अपने फास्फोरस के, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, बोलो जल्दी, छीना है, मांगा है, रोया है, कैसे लाया भगवान जाने, अब उसको हम नहीं ध्यान देंगे। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, बोलो जल्दी, -1। अब देखो इनके बीच क्या होता है सर, अगर मैं इनके बीच बात करूं तो इनके बीच क्या होता है, Br की साइज क्या है, बोलो जल्दी, बड़ी, Br की साइज क्या है, बोलो जल्दी, बड़ी। तो आपस में क्या होगा, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन। आपस में अगर हम बात करें, Br की साइज क्या है दोस्त, बड़ी, Br की साइज क्या है, बोल बेटा, बड़ी, Br की साइज क्या है, बोल जल्दी, बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर से देख, तो इनके बीच में आपस में क्या होता है, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन टन टन। समझ रहा हूं मेरी बात को। अगर मैं आपस में बात करूं, आपस में इनका और इनका, इस Br का, या फिर अगर हम बात करें इस Br का, या फिर अगर हम बात करें इस Br का, या फिर अगर हम बात करें इस Br का, किसी भी Br का आप अगर ढंग से देखेंगे तो आपस में क्या होगा, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन। ठीक है, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, ऐसे देखो, ऐसे समझो, ये है एक Br, ये एक Br, ठीक है, तो इनके बीच में आपस में क्या होगा, टन टनाटन, क्या होगा, टन टनाटन, क्या होगा, बोलो जल्दी, टन टनाटन। आपस में Br का क्या होगा, टन टनाटन, एक मिनट, टन टनाटन, टन टनाटन, समझ रहा मेरी बात को, टन टनाटन। ठीक है, क्या होगा, बोलो जल्दी, टन टनाटन, क्या होगा, टन टनाटन, क्या होगा, टन टनाटन। आपस में होगा टन टनाटन। साइज क्या है, बोलिए जल्दी, बड़ी है। साइज क्या है, बोलो बेटा, बड़ी है। और रिपल्शन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। इस रिपल्शन साइज की वजह से लगने वाला रिपल्शन, समझ रहे हो मेरी बात को, हेलो मोटो, है ना, तो क्या होगा, बोलो जल्दी फटाफट, साइज की वजह से लगने वाला रिपल्शन स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, इस वजह से PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 माइनस नहीं एग्जिस्ट करता। सर मैं आपको बताऊं, फास्फोरस को क्लोरीन से मोहब्बत है, बाकी सबको फ्लोरीन से मोहब्बत है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सिलिकॉन, तो ऑब्वियस है आंसर क्या हो जाता है, F6-2। आई थिंक, उम्मीद है कि ये -2 का मतलब क्या है, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऐसे ही, अगर हम बात करें SF6, क्या बोले, बोलिए जल्दी, SF6, क्या बोला, SF6, और मैंने क्या बोला, IF7। आप ढंग से देखिए, फास्फोरस को क्लोरीन से मोहब्बत है, बाकी सबको फ्लोरीन से। दरअसल क्या होता है, हम भूल जाते हैं विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, जवानी का प्रदर्शन करते करते, है ना, तो जनरली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं चीजों को। तो याद रखिएगा, फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है, बाकी सबको फ्लोरीन पसंद है। इस बात का मेरे जो यूज है वो आपको 2 जगह देखने को मिलेगा। एक तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस बात को समझने में थोड़ी आसानी जरूर होगी, और साथ में बाय वन गेट वन का ऑफर हमेशा मेरे कॉन्सेप्ट में चलता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब PCl5 का जब दारू के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, यानी ROH का, या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपको पता चलेगा फास्फोरस के दोनों हाथों में पिस्तौल है, और तीनों हाथों में क्या है, चाकू है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कानपुरी चाकू है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कानपुरी नहीं, रामपुरी। ठीक है, रामपुरी चाकू है। पहला चाकू बाजू में नजर लटकता हुआ नजर आता है, दूसरा बाजू में, तीसरा कहां लटकता है आज तक मुझे पता नहीं चला। बाकी दोनों हाथों में क्या रहते हैं, पिस्तौल, है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अगर हम बात करें कि दरअसल होता क्या है, आइए मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा रिएक्शन। दरअसल क्या होता है कि PCl जो है, इसको बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत है सर। आप, मैंने क्या बोला कि फास्फोरस को बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है, ऑक्सीजन। दरअसल फास्फोरस और ऑक्सीजन की मोहब्बत ऐसी है कि जब जब इन दोनों ने देखा, हमेशा एक दूसरे को क्या लगाना चाहा, गले लगाना चाहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फास्फोरस की ऑक्सीजन से इतनी मोहब्बत थी कि वो क्लोरीन को छोड़ सकता है उसके लिए। समझ रहे हो, क्लोरीन वो है जिसके साथ वो सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन यकीन मानो जब जब उसके जीवन में ऑक्सीजन आता है तो वो उसके साथ क्या सोचता है, एक नहीं 2-2 बॉन्ड बनाऊंगा इसके साथ में। मेरे भाई हुआ क्या, दरअसल किसी ने इसको कानो कान खबर दी कि इसकी जो ऑक्सीजन है वो अकेली 2 लुच्चों के बीच में फंस गई है। एक का नाम है R और दूसरे का नाम क्या है, H। फास्फोरस को काफी गुस्सा आया, रात के 9 बज रहे थे, काफी अंधेरे के अंदर मैंने देखा, सुनसान मतलब झाड़ियों के अंदर फास्फोरस पूरी तरीके से गुस्से में जाता हुआ नजर आया। मैं उसके पीछे 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 जाने लगा, मतलब थोड़े से दूर जाते ही, आशियाना दीघा रोड की बात बता रहा हूं आपको, मैं उससे थोड़ा और आगे गया, मैंने देखा ये तो खोपचे में जा रहा है। उस खोपचे में जा रहा है जो कि रहर के खेत के बीचों बीच स्थित है, और उसमें एक मड़ई बनी हुई है। मड़ई आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाथा जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मत जानिए, सुनिए अब मेरी बात को।
खपड़े का घर आप समझिए, इसे समझ गए अब? ये भी नहीं समझे? नहीं समझे? छप्पर समझ गए? अरे नहीं, नहीं समझे? अब मत समझिए, अब छोड़िए, अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं देखा, मैंने कहा भाई साहब फास्फोरस गया। तुम मानोगे नहीं, मैं पीछे 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 जा रहा हूँ, और पीछे पीछे जा रहा हूँ देखने करने क्या जा रहा है ये, क्योंकि मेरी दोस्ती अच्छी है यार उससे, रोज बातचीत होती है, समझ रहे हो? फ्राइडे को एनसीईआरटी पढ़ता है मेरे साथ है ना? मैंने कहा कि नहीं नहीं, बिहार आने से पहले तो फ्राइडे को ये एनसीईआरटी पढ़ा करता था, ठीक है? बीटी सर इस बात के साक्ष्य हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। एनीवे, अगर हम बात करें कि फास्फोरस के साथ ऐसी, अभी तो हम दोनों इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ते हैं, समझ रहे हो? एनसीईआरटी, समझ रहे हो? तो हुआ क्या कि वहीं पे डिस्कशन होने लगा। अब उस दिन तो इनवाइट मैंने सबको कर रखा था। अब इनवाइट किया तो मैंने देखा कि फास्फोरस अचानक से मतलब ये सब कुछ होने लगा। मैंने कहा यार अभी कल रात तक तो ये ठीक था, सैटरडे का वो दिन था, तुमको सही बता रहा हूं। मैं कहा कल रात तक तो ये साथ बैठा हुआ था, सब कुछ मामला बढ़िया था, अचानक से इसको क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ आसियाना दीघा रोड पे 10 किलोमीटर तक भागता गया भागता गया भागता गया, और भाई साहब अचानक से खेत मिला, उस खेत में मुड़ गया। मैं भी इसके पीछे जाने लगा जाने लगा जाने लगा, गया देखा वहां पे जो छप्पर था ना, छप्पर वो मड़ई जो थी ना, उसका दोनों दरवाजा दोनों हाथों से इसने खोला, अंदर घुसा, अंदर घुसा, लाइट जलाया, लाइट जलाया। मैं एकदम चुपके से, मौका नहीं जानते हो? मौका, अबे खिड़की नहीं, मौका, समझ रहे हो? समझ में आया? मौका जो होता है ना, मौके से मैं झांक के देख रहा हूँ कर क्या रहा है। भाई साहब गया अंदर, एक बड़ा सा अलमीरा था गोदरेज वाला, उसको दोनों हाथों से खोला। खोलने के बाद पहले ब्लैक कलर की जैकेट पहनी, द इनविजिबल मैन याद है किसी को? 9th 10th में याद है ना? उसमें जैसा कोट नहीं पहना हुआ था वैसे ही कोट पहना, ऊपर टोपी लगाया। और भाई पता है क्या किया इसने? देखो यहाँ पे, अपने दोनों हाथों में इसने क्या निकाल लिया? पिस्तौल। क्या निकाल लिया? पिस्तौल। और नीचे एक पॉकेट में इधर रखा क्या? एक चाकू। कौन सी चाकू थी? रामपुरी। कौन सी चाकू थी? दूसरे पॉकेट में भी रख दिया। तीसरे वाले आज तक मुझे नहीं समझ आया भाई ने रखा कहां था, समझ रहे हो मेरी बात को? लेके निकल पड़ा। जैसे ही मुड़ता है 360 डिग्री पे, मैं इसके सामने आ गया। मैंने कहा कि ये क्या करने जा रहा है तू? कहता है छोड़ूंगा नहीं मैं आज उसे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, इतना गुस्से में क्यों है? कहता है अरे सर आपको नहीं पता है, मेरी ऑक्सीजन को पकड़ लिया। मैं किसने पकड़ लिया? बोला सर केमिस्ट्री के आपके 2 लुच्चों ने। मैंने कहा कौन कौन? बोलता है एक आर और एक एच ने। मैंने कहा अरे यार ये तो गजब हो गया। मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोलता है सर आज मार डालूंगा, काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं बस। मैं कट्टा तो लेके जा कम से कम। बोलता है ये देखो ना, ये दोनों हाथों में चिपका रखा है। मैंने कहा और क्या रखा है? कहता है 3 चाकू भी चिपका रखे हैं। मैंने कहा कहां कहां? बोलता है एक इस पॉकेट में है। मैंने कहा दूसरा? कहता है दूसरा इस पॉकेट में है। बोलता है तीसरा दिखाऊं क्या? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई जरूरत नहीं है। और मेरे भाई और सुनिए सुनिए सुनिए, और सुनिए, अभी मजा बाकी है। पहुंच गया, पहुंच गया, दोनों हाथ में पिस्तौल लिए हुए पहुंच गया। इमेजिन करना, अब सीधा कनपट्टी पे ले जाके हाइड्रोजन के चिपका दिया, और दूसरा किसके? आर के। कि मेरी ऑक्सीजन को छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो? तुम लुच्चो मेरी ऑक्सीजन को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? भाई साहब फट के इनकी चौराहा हो गई थी उसी वक्त। नीचे पानी गिरने लगा भाई। अब पानी था वो कैसा था, सॉल्टी था या कैसा था भगवान जाने। और तो और है तो ये क्या आफ्टर ऑल लुच्चे। भाई साहब जैसे ही ये बात, दूसरे पिस्तौल को आर के सर पे रखा और बोलना शुरू किया, एच ने तुरंत मौका देखा, खटाक से पिस्तौल लेके बाहर भाग गया। अब जैसे ही यहाँ फास्फोरस ने दूसरे हाथ की तरफ देख रहा है, पता चला आरबी लेके बाहर, यानी एचसीएल बन गया और क्या बन गया? आरसीएल बन गया। अरे बन गया या नहीं बन गया? एचसीएल बन गया और क्या बन गया? आरसीएल। क्या बन गया बोलिए जल्दी? आरसीएल। बचा क्या? फास्फोरस और उसके दोनों हाथ। अपने दोनों हाथों से जाता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और गले लगाता है सर, और यहाँ पे क्या बनता है? POCl3। दोनों हाथ खाली होने के बाद ये क्या बनाता है? POCl3। तो दरअसल बात ऐसी है कि फास्फोरस की मोहब्बत ऑक्सीजन के साथ बढ़ती हुई मोहब्बत आपको ऑर्गेनिक में नजर आएगी। और यहाँ पे अभी आप ऐसा समझिए कि फास्फोरस को क्लोरीन बहुत पसंद है। कुल मिलाजुला की ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। HCl प्लस RCl प्लस क्या बनता है? POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl3। अलग अलग यहाँ पानी भी ले सकते हो तो 2 मोल HCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा साथ में? POCl3। एनीवे वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। और मेरा टॉपिक क्या है? मेरे कहने का मतलब ये था कि फास्फोरस को क्लोरीन बेहद पसंद है। इस पसंद की चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी, आइए यहाँ पे देखते हैं। आइए समझने की कोशिश कीजिए कि फास्फोरस को क्लोरीन पसंद है, बाकी सबको फ्लोरीन पसंद है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेताज बादशाह किसे माना गया है? फ्लोरीन को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेताज बादशाह सबको पसंद है, लेकिन फास्फोरस को क्या पसंद है? क्लोरीन। सर हम बात करने जा रहे हैं SiF6 की। आपने SiF6 का नाम सुनेंगे, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे SiCl6-2। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नीट 2019 के अंदर यह सवाल पूछ लिया गया था।
मैं आपको बता दूं नीट 2019 के अंदर ये सवाल आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, इतना ही सवाल आया था, रीजन तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको रीजन तक भी ले जाना चाहता हूं कि रीजन क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। ऐसे ही आप SF6 का नाम सुनोगे लेकिन आप कभी SCl6 का नाम नहीं सुनोगे, आप IF7 का नाम सुनोगे लेकिन अगर हम बात करें ICl7 का नाम आप नहीं सुनोगे, या IBr7 का नाम आप नहीं सुनोगे। रीजन बीइंग स्टेरिक हिंड्रेंस, साइज की वजह से लगने वाला रिपल्शन, उस रिपल्शन की वजह से क्रिएट होने वाला तनाव, उस तनाव की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे उठने वाले प्रश्न, और इस बात का जवाब कौन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है सर। क्या मेरी बात समझ में आई? एनीवे, अब हम आते हैं तीसरे अपने पॉइंट पे, किस पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट सर क्या है अपना, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या होता है, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। इनफैक्ट अगर यूज ऑफ डी ऑर्बिटल कहना गलत होगा, कहना चाहिए एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहना चाहिए, एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहना चाहिए, एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। दरअसल बात क्या है सुनिए, कौन कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कौन, ड्यू टू स्यूडो बेरी रोटेशन PF5 बनता है, PF5 बनता है, PF5 बनता है, लेकिन साइज छोटी होने के साथ साथ 3-3 लोन पेयर रिपल्शन वो कौन झेलेगा, चचा समझे, इधर आओ। अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन, समझिएगा, मान लीजिए सेंट्रल एटम लिया, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। अब सुनिएगा जरा गौर से, उसके अंदर ये क्या है, S सबशेल, उसके अंदर क्या है बोलिए जल्दी, P सबशेल, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, D सबशेल। एक्चुअल में जो इनके बीच का एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा। आपको पता है, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल, कब यूज करना पड़ेगा, जब आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब आपको डी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, इफ सेंट्रल एटम, क्या बोला बोलिए जल्दी, इफ सेंट्रल एटम, क्या बोला बोलिए जल्दी, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज, क्या बोला बोलो जल्दी, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज, क्या बोला बोलो जल्दी, डी ऑर्बिटल। क्या बोला बोलो जल्दी, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बोला बोलो जल्दी, देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बोला, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बोला, क्या बोला मैंने, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल then it must be sufficiently contracted and this is only possible when, क्या बोला बोलो जल्दी, and this is only possible when, क्या बोला बोलो जल्दी, this is only possible when, क्या बोलो बोलो, when this is only possible when electronegativity of surrounding atom is greater than central atom, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन, क्या बोला बोलो जल्दी, फिर से बोलो, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, इफ and this is only possible when electronegativity of surrounding atom is greater than central atom। क्या ये बात समझ में आई? दरअसल बात कैसी है, बात ये है कि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा, एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा। ये जो एनर्जी गैप है ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। अब एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो हम डी यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दूसरे फ्लोर को तीसरे से मर्ज करना आसान है, दूसरे को 9वें से मर्ज करना आसान नहीं है। आपको मैंने बोला था दूसरे को 9 से मर्ज करना आसान नहीं होगा। तो इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। कहने का मतलब एनर्जी गैप क्या हो जाना चाहिए, कम, क्योंकि एनर्जी गैप कम नहीं हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैव नियरली सेम एनर्जी। अगर मैं तुमसे बात करूं इसके बीच में एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है या कम है, कम है, पहले पहले क्या है,
if central atom has to use d orbital, क्या बोला गया? If central atom has to use d orbital, then it must be sufficiently contracted so that ki intermixing of atomic orbital which have nearly same energy may be possible, हो सके वो पॉसिबल हो सके। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि एनर्जी गैप है ज्यादा। अगर मान लो सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में सराउंडिंग की ईएन ज्यादा हो गई तो इससे क्या होगा समझिएगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो इस बात को मैं यहां पे समझाता हूं, सुनिएगा यहां पे तरीके से। मैंने आपसे क्या बोला कि अरे यार, हाँ यहां पे देखो, अगर मान लो यहां पे जो जुड़ा हुआ सराउंडिंग एटम है, जो जुड़ा हुआ सराउंडिंग एटम है, या जो जुड़ा हुआ सराउंडिंग एटम है, सुनिएगा जरा गौर से, ये जो सराउंडिंग एटम है इसको क्या करेंगे ये लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये अपनी तरफ खींचेगा, अरे बोलो ना भाई, खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इस डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, डी ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से जो एनर्जी गैप अभी ज्यादा है वो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम। एंड इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगी, पॉसिबल। हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, intermixing of atomic orbital which have nearly same energy और इक्वल एनर्जी। और अभी एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा। अगर सराउंडिंग एटम की ईएन ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, अरे खींचेगा या नहीं खींचेगा? जैसे ही खींचेगा यहाँ क्या क्रिएट होगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोलो भाई, डी में बैठे इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, पास बुलाएगा। जैसे ही पास बुलाएगा ये क्या कर जाएगा, बोलो जल्दी, कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल, अगर सेंट्रल एटम को डी ऑर्बिटल का उपयोग करना है, देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि शुरू में एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा। तो क्या बोला गया, देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। ये कब पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 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 पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा। पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, वो डी के इलेक्ट्रॉन को लालच देगा कि मैं पॉजिटिव, तुम नेगेटिव, क्या कर रहे हो इतनी दूर, करीब क्यों नहीं आते? तो वो कहता है बिल्कुल मैं तो आना ही चाहता हूं, तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। पीछे से भी कुछ लोग आवाज निकाल रहे हैं, भगवान करे आप नित निरंतर ऐसी ही आवाज निकालते रहे, इससे भी जोर शोर से निकाले। समझ रहे हैं, आपके जीवन में ये पैगाम आए कि आप ऐसी आवाज निकालने में एकदम माहिर बने रहे। आपको जीवन इतने मौके दे, हर मोड़ पे इतने मौके दे कि आपको सब जो मिले वो आवाजें निकलवाए आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहां पे देखिए, सराउंडिंग एटम की ईएन जब ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बेचारे को महसूस होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को देखेगा, लाइन मारना चालू करेगा। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इसको देख के खुश होगा कि वाह हमको भी कोई भाव दे रहा है। उसको कोई भाव नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब गेम है। गेम किस चीज का है, डी ऑर्बिटल को, अरे यार इलेक्ट्रॉन को फंसाना तो एक बहाना है, मेन तो डी को पास लाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या होगा, ये देख देख के मुस्कुराएगा, रोज छत पे जाता है, रोज देख के मुस्कुराता है। इलेक्ट्रॉन भी साला पगला क्या करेगा, देख के उसको समझेगा कि ये तो हमको पास बुलाए, तुमको नहीं। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो महज एक बहाना है, पास किसको बुलाना है, डी को। तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग आसान हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। यही तो बात मैं कहना चाहता हूं। इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम को डी ऑर्बिटल का उपयोग करना है तो बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए जरूरत है सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन की, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन की। सफिशिएंट वर्ड, मार्क द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट। जितना बॉन्ड बनाने के लिए जरूरत है उतना तो होना ही चाहिए। सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड, क्या बोला है मैंने वर्ड, सफिशिएंटली। मतलब ये नहीं कि सर कम हो गया, ज्यादा हो गया, अबे वर्ड ही बोल दिया सफिशिएंटली, उतना तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा जितने पे इंटरमिक्सिंग हो जाए। इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल, यानी कि सेंट्रल एटम को अगर अपने डी ऑर्बिटल का उपयोग करना है तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस फर्क क्या है, एनर्जी गैप को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट। जनरली लोग बोल के निकल जाते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, थोड़ा सा रीजन सोचो, आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई साइंस है, ये आपकी केमिस्ट्री है, नॉर्मल केमिस्ट्री। अगर आपको आती है तो अच्छे से आती है,
बारीकियों से समझो, बारीकियों से समझोगे तो आगे बहुत हेल्प मिलेगी तुमको। इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब उसे सफिशिएंट मात्रा में, उसे प्रचुर मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जैसे नमक जरूरी होता है स्वादानुसार, समझ रहे हो, सब्जी के लिए। बिना नमक, अब मान लो तुमने कहा हमको नमक पसंद है, मतलब हो सकता है तुम सब्जी में ज्यादा नमक खाते हो। अभी थोड़ी है कि नमक और रोटी ही खाते हो बैठ के घर पे, है कि 1 किलो नमक लेके बैठ जाते हो और कहते हो चलो इसी से खाएंगे, ऐसा थोड़ी है। नमक पसंद होने का मतलब कहीं पसंद होता है, तो कहां पसंद है आपको? हर जगह थोड़ी पसंद है, बोलो हाँ या ना। तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जितना नीडेड है। अगर सेंट्रल एटम को अपने डी ऑर्बिटल का उपयोग करना है तो वो कर सकता है, लेकिन तब कर सकता है जब सराउंडिंग एटम की ईएन क्या हो? ज्यादा हो। तुमको मारूंगा मैं, याद रख लेना, देसी पिस्तौल से गोली मार दूंगा, याद रख लेना, जग जाप तू, समझ गया? या और ज्यादा बेइज्जती मारूं? इधर उधर देख हुकमत, अभी कोई किसी को नहीं पता है, सबको यही लग रहा है किसको बोल रहा है ये आदमी। बस समझ गया तो इशारों इशारों में समझ जा, वरना अगली बार सही में चलाक मार दूंगा। और इधर भी मैंने देखा था अभी 1-2 को, मैं पहले बता दे रहा हूं, तुमको नहीं पता है, मैं सही मार मार दूंगा खाम का। बहुत ट्रैक रिकॉर्ड हमारा गंदा रहा है इस सब मामले में। ठीक है, इधर सुनो हमारी बात, अब तो सुधर गए, 2 गो केस हुआ तब से सुधर गए। हाँ, दिल्ली में हो गया था 2 गो केस, सही मजाक नहीं यार। एक को डांट दिए, वो किसी मॉडल का, मतलब बच्ची थी 11th क्लास की, डांट दिए कि सर हमको तो मतलब क्लास में वो कर दिए, क्या कहा जाता है, ऑफेंसिव फील कराए। भाई साहब मतलब पूछो मत, ऑफेंसिव मतलब उसको नहीं ठीक लगा कि मतलब डांट दिया, मतलब वहां के बच्चा पता है क्या होता है, वहां का बच्चा एकदम मतलब वो होता है। अब कर दिया तो कर दिया, हम भी ईगो पे ले गए, हम भी ईगो पे ले गए। हम बोले चलो अब तुम घुसो केस में, अब केस में ना घुसोगे घुसो। हम भी अपने भैया को फोन लगा दिए सीधा, हम बोले भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, अब जाओ निपटो, लड़ो अब, वो तो सरकारी आदमी है, लड़ो उससे, दिखाएगा तुमको। क्योंकि वो लगा धमकी देने, ई आई इसमें। हम देखिए हमको इतना ज्ञान मत दीजिए, हमारे घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बस वही बात है कि अब वो दिल्ली में क्या होता है, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे क्या हुआ कि भाई साहब वहां पे ना इतना सोफिस्टिकेटेड कभी कभी क्राउड आ जाएगा ना, तुमको समझ में नहीं आएगा भाई, तुमको समझ में नहीं आएगा उसको, मतलब इतनी छोटी सी बात, गधा बोल दो बुरा लग जाएगा। लेकिन हम एक बात बताएं, तुम देख लेना वो भी लेक्चर्स, उसके अंदर मैं तुमको लिंक एक आध दो शेयर कर दूं, उसमें भी 10 गाली देता था, जैसे आज यहाँ देता हूँ, समझ रहे हो, 10 गाली वहां पे भी देता था और यहाँ पे भी देता हूँ। क्या कर लोगे बहुत ज्यादा ज्यादा है, केस ठोकोगे, जाओ ठोको। नहीं 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 नहीं, वो वाला केस, अरे उतना नहीं, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल है सर, समझ रहे हो। वो भी गोंडा के हमारे जस्ट बगल के ही, समझ रहे हो, गोंडा के ही है वो भी। जितना आपको मिलेगा यूपी का मास्टर वैसे ही मिलेगा, एक्सेप्ट बीएन सर। हाँ वो भी है, गोंडा के ही तो है, मैं गोरखपुर का, वो गोंडा के हैं, बगल में ही है, जस्ट गोंडा गोरखपुर, जैसे आपका हाजीपुर पटना है ना, वैसे ही गोंडा गोरखपुर है। नहीं 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 नहीं, वो आके भिड़ गए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा है वैसा है, मैं मेरे डीएसपी ये है वो है। दोस्त हम बोले जितना डीएसपी आप कर रहे हैं ना वहीं जाइए आप रोहिणी थाने पे, उनके बच्चे को हम पढ़ाए, ड्यूटी में पढ़ रहा है, ठीक है। पहले प्यार से हम उनको समझाना चाहे, मत करिए मत करिए। फिर उसके बाद सेकंड उनको लगा बहुत है वो है, हम भी कुछ नहीं किए, बस भैया फोन लगाया, फोन करके बोल दिया भैया ऐसी ऐसी बात है। हाँ भैया क्या, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, अभी प्रमोट होने वाला है, दिल्ली आने वाला है, ठीक है, तो पीएमओ कार्यालय में, तो अब जाओ भिड़ो, ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा। अब वो बात है कि वो कहने वाली बात नहीं होती है ना, कहने वाली बात क्या होती है। ऐसे मुझे याद है कि एक बार ऐसे ही गोरखपुर शहर में बहुत स्ट्रिक्ट आचार संहिता के अंदर चेकिंग चल रही थी, उसी का एंगेजमेंट था, गाड़ी में उसी के बैठे हुए थे, पता है गाड़ी क्या थी, उससे पहले जब तक उसकी नौकरी नहीं लगी थी तब तक उसने वो भी पढ़ाता था, तो पढ़ा पढ़ा के उसने अपनी अल्टो ली थी, ठीक है। उस अल्टो से हम लोग जा रहे थे उस दिन, क्या हुआ कि ऐसे ही रैंडम रोक लिया गाड़ी, क्योंकि अल्टो बड़ी पुरानी थी। आप बैठे कौन थे, मैं और बड़े भैया बैठे हुए थे और 1-2 और लोग बैठे हुए थे, मतलब हम लोग ये हुआ कि सबसे पीछे जाएंगे और छोटी वाली से चलते हैं मजा करते हुए। तो हुआ क्या कि रोक लिया गाड़ी, रोकने के बाद से एक बार भैया बोले कि छोड़ दो कलेक्टर की गाड़ी है। तो फिर ये हुआ कि नहीं नहीं ये है वो है वो है, नहीं हम मानेंगे, ऐसा है पॉल्यूशन बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कहते हैं देखो अभी मानोगे तो वैसे भी तुम क्या पूरा मतलब डिपार्टमेंट तुम्हारा मानेगा। लेकिन हुआ क्या, नहीं माना वो, उस बस कुछ नहीं किया, बस उन्होंने बोला क्या कि मतलब फोन किया भैया को कि यार ये देखना है, ऐसे मतलब उनके छोटे हैं वो, ठीक है, तो बोले कि यार ये देखना है, ये मतलब मान ही नहीं रहा। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस एक अपना कार्ड भेजा, कार्ड भी नहीं, उन लोगों का एक रेड वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को, बोले बस ये पट्टा आप दिखा दीजिएगा और उसके बाद देखता हूँ कौन गाड़ी, अगर रोक लिया ना तो आज मैं उसकी वर्दी खा जाऊंगा, ठीक है। ये हुआ और लिटरली मतलब जैसे ही उसने पट्टा देखा, कहा अब ले जाइए गाड़ी, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं होता, रैंडम अगर कोई भी ऐसे बोल के निकल जाएगा। अब वैसे भी यूपी में दो ये चीज तो पैदा होता है, एक गुंडा पैदा होता है, नहीं तो दूसरा पैदा होता है नेता।
हर गली में युवा नेता मिलेगा तुमको, समझ रहे हो, युवा नेता सो एंड सो, है ना। लेकिन एनीवे वो सब बातें अलग की हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, मुद्दे की बात ये है कि समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं बोल रहा था और कहां से मैं कहां पहुंच गया। अच्छा दिल्ली पहुंचा था, कहां पहुंचा था, किस है? नहीं उससे पहले गया क्यों था दिल्ली? हाँ पेन मार दूंगा मैं, याद रख लेना, गोली मारूंगा, याद रखना सीधे, ठीक है। और यहाँ पे सुनो, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज वेरी हाई। आप लोगों ने कभी भी अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहाँ पे सुनना, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, किसकी बात करते हैं, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, यहाँ पे जरा गौर से सुनना, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो सुनो जरा गौर से। एग्जिस्टिंग में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा IF7 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना IH7 एग्जिस्ट करता है, कभी सुना हो तो बता दीजिए। आपने हमेशा सुना SF4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप कभी नहीं सुनोगे SH4 एग्जिस्ट करता है। आपने हमेशा सुना होगा XeF4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप कभी नहीं सुनोगे XeH4 एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है, बहुत ज्यादा लो है, और यहाँ डी का कॉन्ट्रेक्शन हो नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे ये बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। अब अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, SF6 का नाम आपने सुना है, SH6 का नाम नहीं सुना है। मैंने क्या बोला, इफ सेंट्रल एटम हैज टू यूज डी ऑर्बिटल then it must be sufficiently contracted and this is only possible when electronegativity of surrounding atom is greater than central atom। अगर दो लाइन के अंदर इसको हम अगर समेटें तो आप ऐसे समेट सकते हैं सर कि सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए, सराउंडिंग एटम का, किससे ज्यादा होना चाहिए, सेंट्रल एटम। अब ये बात मैंने दो जगह अप्लाई की, अगर आप ढंग से अगर सोचे तो, एक कहां अप्लाई की है बोलिए जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, कहां यूज किया है, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। और दूसरा कहां यूज कर रहा हूं, एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से उतनी ज्यादा नहीं होती है। अब नहीं है सेंट्रल एटम से ज्यादा, तो यहां पे अगर हम बात करें डी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और चूंकि डी अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। तो सर यहाँ पे देखिए SF4 है, अरे गधा एगो लोन पेयरवा तो रखना है, लोन पेयरवा कहां रखोगे, फूफा घर ले जाके रखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। इस तरीके से आपके पूरे एप्लीकेशन के टॉपिक खत्म होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको ड्रैगो रूल करा दिया, बेंट रूल करा दिया, इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बोलता है कभी सख्त बन के बदलूंगा, कभी कभी किसकी तरह बदलूंगा, फ्री रेडिकल यानी रिएक्टिव बन के। उसके बाद हमने क्या कहा, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। क्या ये बात समझ में आई, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? चलिए, इसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपका समाप्त होता है, हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूं, रिकॉल इस बात के लिए कराना चाहता हूं कि हमने क्या बोला था, हमने सबसे पहली थ्योरी कौन सी पढ़ी है, अगर आप देखें तो लोटी, क्या पढ़ा है, लोटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा है सर, VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा है सर, VBT, और चौथा हम क्या पढ़ेंगे, MOT। अभी तक हमने बात किया, हमने कहा बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग और एक कौन सा होता है वीक। जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। जहां ना पड़े उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक बोला तो, इंटर मॉलिक्यूलर बोला तो, आयनिक बॉन्ड बोला तो, कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अच्छा एक बात तो बैक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो मेरी बात को। डेटिव बॉन्ड दो तरह का होता है, सिग्मा और पाई। हमने कहा था मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, भाई जिसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, याद रखना, समझ रहे हो, जिस स्थिति पर स्थिति में बैठे हुए हो, देख पा रहे हैं हम, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त, ठीक है, तैयार रहिए, पहले से आगाह कर दे रहा हूँ, दिवाली आने वाली है, उसके बाद तो दिवाला निकल जाएगा, उससे पहले बता दे रहा हूँ एक बात आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज सुनिए मेरी बात को, पढ़ के आया करिए क्लास के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का था, दो, ट्रांसफर और शेयरिंग। ट्रांसफर आपको भी मैं बोल दूं, ठीक है, लाइन में ही किनारे एकदम छटते चले जाइए कि मतलब हाँ
हमारा हमारा सिलेक्शन नहीं होना है इस स्थिति परिस्थिति में। जल्दी से इसको बदल लीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। पॉइंट आउट मैं पहले कर दूंगा, तुम रिजल्ट के बाद देख लेना कि हाँ सर क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। 99% मैं एक्यूरेट बात बोलूंगा आपको, मैं पहले से बोल सकता हूँ, आपको देख के मैं भाप सकता हूँ कि होगा या नहीं होगा। तो इसलिए स्थिति और परिस्थिति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदल लीजिए। मैं ऐसे कई सारे लोगों को अभी बोलते बोलते पॉइंट आउट करूंगा, आप बस अपने आप को समझ जाइएगा। मेरा पर्सनल किसी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है आपको बताना कि आप अपनी स्थिति को आप सुधार लीजिए, क्योंकि आप बहुत दयनीय स्थिति में आके खड़े हो चुके हैं। एनीवे, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन जो मोड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कितने तरह का होता है? दो। एक कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग। एक कौन सा होता है? हाँ वाह, कितना गजब बात है। एक होता है ट्रांसफर और एक होती है ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड आईएनए। शेयरिंग कितने तरह की? दो। इक्वल और इक्वल से बनने वाला बॉन्ड अनइक्वल। डेटिव, डेटिव कितने तरह का? दो। एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा। डेटिव को क्या बोला जाए? कोऑर्डिनेट। अपाई डेटिव को जो पहली बीबी नहीं बनाते वो, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो। स्टेट कितने तरह का होता है? ग्राउंड और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के? बॉन्डेड और, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो, पक्की बात है। इसके बाद हमने कहा था सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, सेंट्रल और सराउंडिंग पहचानना सीखा था, ट्रिपल एल लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम, ठीक है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा, पक्की बात है। अच्छा, इसके बाद हमने बात किया ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। क्या बोला? बोलो जल्दी। ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात तो, नेगेटिव किसको दोगे हमेशा? किसको देना है? ऑक्सीजन, ठीक है, पक्की बात है। इसके बाद हमने बात किया था क्या, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड। नेगेटिव या पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नहीं है, अब बताओ चार्ज किसको देना है? जितना पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, और जितना नेगेटिव है उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। बताया था ये बात, मैंने कहा था हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। लगा था उन्हें कि वो काट के नहीं जाएगा, लेकिन काट के कौन गया? वही गया, ठीक है। एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज द नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम, और हीलियम होने के कारण हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ना कि ऑक्टेट। जी हाँ साहब, हम लिमिटेशंस ऑफ लेविस ऑक्टेट थ्योरी पे बात कर रहे थे, तो हमने कहा था हाइपो, हाइपर, ऑड, PIGC, TMC। क्या बोला था? हाइपो, हाइपर, ऑड, PIGC, TMC। फिर से बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड, PIGC, TMC। क्या बोला? हाइपो, हाइपर, ऑड, PIGC, TMC। यानी कि कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के होते हैं? चार। कितने तरह के होते हैं? पहला होता है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। तीसरा कौन सा होता है? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। चौथा कौन सा होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। मेटल केटायन आई मीन MC के अंदर केवल दो लगते हैं, पहला कौन सा है? PIGC, TMC। बोलो बोलो कौन सा? PIGC, TMC। ऐसे मेटल केटायन, कैसे मेटल केटायन? ऐसे, कैसे? जिनके आउटर मोस्ट कटोरे में, सॉरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। ऐसा मेटल केटायन जिसमें 9 से 17 देखने को मिले, ट्रांजिशन मेटल केटायन। एनीवे, अब अगर हम बात करते हैं, LOT खत्म हो गई, VSEPR में आए थे, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज मिनिमम। वेल इन शेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह का होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। कहता है कि इनके बीच होता है टन टनाटन, टन टनाटन, टन टनाटन। पहली इंपॉर्टेंट बात, लोन पेयर में सबसे ज्यादा टन टनाटन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम। क्लियर है सबको? Molecule always try to occupy that geometry or shape in which repulsion is minimum.
अच्छा, शेप की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। पक्की बात है, इसीलिए कहा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। एरो लगाना मैंने आपको सिखाया था। एनीवे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर था, कुछ ऐसे थे जिनके पास नहीं था। हमने क्या बोला, AB2 L0 AB3 L0 AB4 L0 AB5 L0 6 L0 AB7 L0। अच्छा, अगर हम बात करते हैं विदाउट लोन पेयर तो ये केस था विद लोन पेयर। AB2 L1 AB2 L2 AB3 L1 AB3 L2। पहले एक सीक्वेंस में चलो, AB2 L1 AB2 L2 AB2 L सॉरी AB2 L1 AB2 L2 AB3 L1 AB3 L2 AB4 L1 AB4 L2 AB5 L1 AB5 L2। लास्ट में लिख दो यहां के AB2L3। बोलो कौन सा है, बोलो बोलो। टीबीपी में कितना पड़ा है, 3। एसबीपी में, पीबीपी में एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल? तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड बड़ा है और इक्विटोरियल छोटा। एक्सियल इक्विटोरियल में कौन बड़ा कौन छोटा? दोनों बराबर। एक्सियल इक्विटोरियल में क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। चलिए इसी के बाद अब हम आ गए थे किसके ऊपर, वीवीटी के ऊपर। अच्छा, मैंने निकालना सिखा दिया था वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो अलग बात। दैट फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन सराउंडिंग एटम इज, वरना तो कुछ लोग फॉर्मूला पढ़ के सवाल गलत करके आते हैं। कहते हैं सर SClO2 में ये फॉर्मूला आपका नहीं लग रहा है। समझ रहे हो, कहते हैं ना कि फॉर्मूला नहीं लग रहा है। चाचा मैंने क्या बोला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन सराउंडिंग एटम इज नॉट हाइड्रोजन। पक्की बात है। चलिए अब इसके बाद हम आए थे वीवीटी में। हमने कहा था वीवीटी में 2 औलादे होती हैं। एक कौन सा होता है बोल बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। एक क्या होता है बोलिए जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरी क्या होती है, ओवरलैपिंग। क्या होता है बोलिए जल्दी, क्या होता है, ओवरलैपिंग। ठीक है। अब इसके बाद से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारी बातें पढ़ी, सारा लपेटेंगे एक साथ। अब एक चीज समझने की, अरे वो तो हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन में 5 बातें पढ़ी है ना आपने। यूज ऑफ डी ऑर्बिटल, बेंट रूल, ड्रैगो रूल, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। जितना केस बन सकता था सब समेट दिया है तुम्हारा मैंने। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई मैं आपको यहां तक संभालता लेके आया हूं। अब आपकी जिम्मेदारी, आज नोट्स खोलोगे, घर पे जाओगे, देखो तुमको केमिकल बॉन्डिंग कोई सिखा सकता है, लेकिन हम ये चाहते ही नहीं कि तुम केवल सीख के जाओ। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए, चैप्टर इधर होना चाहिए टिप पे एकदम, कि सर कभी बोलो चालू हो जाएंगे, कभी बोलो चालू हो जाएंगे हम। ये होना चाहिए यार। मैं इतना बार बार रिपीट क्यों करवाता हूं? पढ़ तो तुम किसी से सकते हो, लेकिन पढ़ना नहीं ना भैया। देखो मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ आना है, अपना लेक्चर कंप्लीट करके फॉर्मेलिटी करके नहीं निकलनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि एवरेज बच्चे को भी ये फील आना चाहिए कि नहीं, मैं अगर मेहनत करूं तो मैं सीख सकता हूं। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, वो तरीका मैं अपनी तरफ से दूंगा, इनोवेटिव दूंगा तुमको। तुम्हारे दिमाग में घुसने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम कितना हो कमजोर बच्चे हो। अगर तुम 1.5 घंटे के लेक्चर को ढंग से सुनते हो ना, तुमको माई का लाल कोई नहीं रोक सकता है तुमको समझ में आने से। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयत्न, अब कहोगे हम प्रयत्न करेंगे ही नहीं सर, हमको तो एक बार समझ में आ गया तो बार बार याद रहे। अरे कैसे याद रहेगा भाई, हमको नहीं याद रहता है, तुमको कहां से याद रह जाएगा? समझ रहे हो, ब्रह्मा ही एक को पैदा हुए हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे, बाकी और कोई ब्रह्मा नहीं पैदा हुआ है। ठीक है, तो एनीवे अगर हम बात करते हैं, सर हमारा हाइब्रिडाइजेशन और पूरा सब कुछ खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। अब हम यहां से शुरुआत किसकी करेंगे, ओवरलैपिंग। किसकी शुरुआत करेंगे, ओवरलैपिंग। किसकी शुरुआत करेंगे, ओवरलैपिंग। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बैक बॉन्डिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट तक 70% केमिकल बॉन्डिंग के सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। 70 नहीं, 50 बोलो। एमओटी खत्म हुआ, 70 इंक्लूड कर लेना, बाकी रेस्ट पोर्शन में 30% का चांस होता है। एमओटी तक 70% चांस है, और 3 सवाल तो तुमको इस बार पेपर में देखने को मिलेगा, लिखवा के कहीं रिटन पेपर पे ले जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, मत सोचो उनके बारे में। जब तुम रिजल्ट ले आओगे ना तो कोई तुम्हारे में भी चाहिए। समझ रहे हो, यही क्राउड होगा। ठीक है, तो बेहतर है। ठीक है, एनीवे पहले नोट करिए, एक पेज तो नोट कर लो यार तुम लोग, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल का एक रिवीजन बनता है ना यार।
वन शॉट? हर समय तुम वन शॉट देखते रहोगे बेटा? ऑफलाइन ना, हाँ, तो ऑफलाइन ही तो करवाने के लिए 4 घंटा 5 घंटा लगेगा बस, ऑफलाइन में 15-20 मिनट। ऑफलाइन में क्या, ऑफलाइन में बोलोगे नहीं चाहिए, पकड़ के मारूंगा फट फट, जो जो नहीं बोलेगा उसको उसको मारूंगा यहीं पे। सैटरडे को पहले लेक्चर पढ़ाएंगे, और लेक्चर पढ़ाने के बाद फिर पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज कराएंगे, आइएगा आप लोग, ठीक है? पूरा पूरा रिवाइज करा, नोट्स पढ़ के आना, नोट्स यहाँ खोलना, एक एक बात मास्टर बोलता जाएगा, तुम सुनते जाना बढ़िया तरीके से, बस रिवाइज करते जाना, लेकिन 5 बार पढ़ के आना। कहा कि अगर किसी का मुंह बंद दिखा हमको तो याद रख लेना, मैं थपड़िया दूंगा उसी टाइम पे। ये नहीं होना चाहिए, गद्दारी नहीं होना चाहिए। जैसे ही गद्दारी करोगे तुरंत मैं बोल दूंगा, कर बे गद्दारी। आगे तो अब जाने दो, अब समझदार के लिए इशारा काफी होता है, जाइए। ये ना मतलब क्या बोल रहा है? अगले संडे नहीं, इसी संडे ब्रो, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ यार मजदूरी फिर से, वैसे मैं 7 दिन चढ़ता हूँ, पता है, एगो लेक्चर लेना, ठीक है? तो वो अपन, है ऑनलाइन, उसके बाद से अभी मंथन 3 तो हटा दो, उसको उसको अभी काउंट ही नहीं करता मैं, जब तक जिस बैच में वो जाओ ना तब तक माना नहीं जाता है। उसके बाद से क्या हुआ, मंथन जेई ऑनलाइन, बैच 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 उधर अलग चला रखा है? अरे वो जो कुछ भी है हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कहीं तुम भेज दो, कहीं भेज दो, रात को नींद में 2 बजे भी कहोगे ना जाके पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा आएंगे। हमारा जीवन ही बीतता है, कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, केवल किताबें हैं और केवल लेक्चर्स हैं। 40,000? नहीं यार भाई, उनको डिफेंडर लेना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या? कौन? किसके लिए? अच्छा मेरे लिए? मैं उनको दूंगा? क्या चीज? नफरत? नजर मत लगाओ। नहीं 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 नहीं।
मेहनत की कमाई का है, बोलना अगली बार नहीं। तब तब क्या बोले वो, क्या बोले? 40,000 का